हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं मकर ध्वज आज आपको क्लास 10 की रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी अभिक्रियाओं को पढ़ाने वाला हूं। मुख्यतः जो क्लास 10 में बताए गए हैं 9 प्रकार की अभिक्रिया, उन अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला संयोजन है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसे हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस पदार्थ का जो गुण होता है वो मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। बेटा, मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, उदाहरण में कार्बन और ऑक्सीजन का जब संयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिनका गुण जो कार्बन डाइऑक्साइड का गुण होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के गुण से अलग होता है, इसीलिए इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अगर मैं लोहा Fe और सल्फर का अभिक्रिया कराऊं तो FeS बनेगा, जिसे फेरस सल्फाइड कहा जाएगा, है ना। तो ये दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया और ये नए पदार्थ जो हैं इनका जो गुण होगा इनके मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। इसी को हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया क्या है बेटा। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं और वे जो यौगिक होते हैं उनके गुण मूल यौगिक गुण से अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट ले लें CaCO3, इसे गर्म जब हम करते हैं, गर्म करने पर यह CaO में टूट जाएगा, जिसे हम लोग कली चूना भी कहते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड भी। और यह क्या करेगा, CO2 का गैस निकालेगा। ये जो CO3 है जिसे हम लोग कली चूना भी कहते हैं, इस कली चूना का जो उपयोग है बेटा, इस कली चूना का जो उपयोग है उसे हम लोग सीमेंट बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, तो कली चूना का उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। तो यहां देखोगे तो वियोजन अभिक्रिया में एक मैंने बड़े यौगिक लिया, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, CaCO3 लिए, जब उसे गर्म किए तो एक बन गया हमारा कली चूना, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे, और एक टूट गया गैस में कार्बन डाइऑक्साइड के। तो दो या दो से अधिक पदार्थों में ये टूटा है, इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब क्या है, अलग होना। वियोजन का मतलब टूट जाना, या अलग हो जाना। देखो यहाँ पर एक बड़ा यौगिक है जो दो यौगिकों का निर्माण कर दिया, टूट के अलग अलग होके। एक कैल्शियम कली चूना का निर्माण किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। तो कली चूना का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो सीमेंट निर्माण में किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर उस पदार्थ में अवघटित किया जाता है। मतलब पदार्थ को अवघटित किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कैथोड और एनोड क्षार का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जल का अगर हम अपघटन करें, जल का विद्युत अपघटन करें, उदाहरण के लिए जल का अगर अपघटन किया जाए, जल का अगर अपघटन करते हैं तो वो किस में टूटेगा। जल क्या होता है, जल का हम लोग होता है H2O, इसमें विद्युत जल क्या होगा, जलीय विलयन हो जाएगा। इसमें आप अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह किस में टूटेगा, यह टूट जाएगा हाइड्रोजन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, है ना। गैसों में अपघटित हो जाएगा, यही विद्युत अपघटन है।
विद्युत अपघटन का जो प्रयोग करते हैं हम लोग ज्यादातर, वह विद्युत लेपन और धातु के शुद्धिकरण में किया जाता है। विद्युत अपघटन का उपयोग, विद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत लेपन में और धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है या निष्कर्षण में। धातुओं के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उसे ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब आप कोई एक यौगिक है उसमें बाहरी कोई यौगिक को डालते हैं, बाहरी पदार्थ को लाते हैं, तो वो क्या करता है, उस यौगिक के एक पदार्थ को क्या करता है, अलग कर देता है। मतलब जो कम क्रियाशील धातु होगी उसको अलग कर देगा। इसको क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए देखें, यहां पर उदाहरण में अगर हम लोग देखें, उदाहरण में अगर हम लोग लोहा को Fe को कॉपर सल्फेट CuSO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर फेरस सल्फेट बनता है, FeSO4 बन जाएगा, और जो कॉपर है Cu वो विस्थापित हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, यहां पर विस्थापित हो गया, मतलब अलग हो गया। यहां क्यों अलग हो गया, क्योंकि लोहा जो होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए उसने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसका अर्थात एकल विस्थापन अभिक्रिया में जो धातुएं सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती है। इसमें क्या लिख सकते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इसका मतलब जो है लोहा अधिक क्रियाशील है तांबा से, कॉपर से, है ना। लोहा क्या हो गया, अधिक क्रियाशील हो गया तांबा से, कॉपर से। इसी को कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें किसी यौगिक के परमाणु को किसी दूसरे यौगिक के परमाणु के द्वारा विस्थापित मतलब अलग कर दिया जाए, उसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसी को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें होता है दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बना लेते हैं, उसी को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखें कि यहाँ पर X और Y एक यौगिक है प्लस A और B एक यौगिक है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो X B के साथ हो जाएगा और Y A के साथ चला जाएगा। यहां पर जो आयन होंगे वो X और A धनायन होगा और Y और B ऋणायन होंगे। क्योंकि ये धनायन और ऋणायन एक साथ रहेंगे तो XB हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहां पर XB प्लस YA का बना, एक यहां यौगिक बना, एक यहां यौगिक बना आयनों के आदान प्रदान करने से। जैसे उदाहरण में हम ले ले FeS को, है ना। FeS फेरस सल्फाइड को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर FeSO4 बनेगा, है ना।
फेरस सल्फेट बन जाएगा, और यहां पर H2S जो है प्लस H2S जो है वो गैस के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, है ना, गैस के रूप में उत्पन्न होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां पर आयनों के आदान प्रदान करने से क्या बन गया, FeSO4, है ना, फेरस सल्फेट बना, और जो गैस के रूप में निकला वो हाइड्रोजन सल्फाइड निकल गया। तो यहां पर आयनों के आदान प्रदान करने से ये अभिक्रिया हुई, जिसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलय से अलग हो जाता है, ठोस के रूप में विलय से अलग हो जाता है। जो पृथक पदार्थ होता है, जो अलग पदार्थ होता है, उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इसी को अवक्षेप अभिक्रिया क्या कहा जाता है। जैसे NaCl को अगर हम लोग AgNO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो बन के क्या निकलता है, NaNO3 बन के निकलता है, और अवक्षेप के रूप में AgCl प्राप्त होता है। हम लोग अवक्षेप को तीर के निशान चिन्ह है नीचे रहता है तो उसे हम समझ जाते हैं वो अवक्षेप बन के निकला है। अगर तीर का निशान अभिक्रिया में ऊपर की तरफ है तो वह गैस के रूप में निकलता है। तो यहां पर अवक्षेप में नीचे की तरफ तीर है तो ये क्या बन जाएगा, अवक्षेप निकल के रहा है। AgCl क्या हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में निकल रहा है, तो हम समझ जाएंगे यह अवक्षेप अभिक्रिया है। आइए नेक्स्ट अभिक्रिया को करण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई भस्म जो अम्ल होता है वो भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या करता है, लवण और जल बना देता है, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल में उदाहरण देखें, हम लोग उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे अम्ल HCl को जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं NaOH से अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें निकलता है NaCl, लवण हो जाता है, यहाँ पर NaCl लवण हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और निकले क्या, जल निकलेगा, H2O निकलेगा। तो यहाँ पर क्या, ये भस्म हो गया, अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराए तो लवण निकला, सोडियम क्लोराइड, और जल भी यहाँ पर बनता है। इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग प्रकाश से रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन को उदाहरण में देखें, अगर हम लोग हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ, है ना, क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 2HCl प्राप्त होता है, 2HCl हमें प्राप्त होता है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का ही एक कारण है। प्रकाश जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं और अवकिरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक ऐसी विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है जो हमेशा सदैव साथ साथ होती रहती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में देखते हैं, अब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। निष्कासन मतलब हाइड्रोजन अलग होता है, उसे ही हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कार्बन ले ले, कार्बन का संयोग ऑक्सीजन से कराए तो हमें बन जाता है यह CO2। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, संयोग कर गया, है ना, यहाँ ऑक्सीजन क्या किया, कार्बन के साथ संयोग करके CO2 गैस बना लिया। ठीक है, अब अवकरण देखते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन मतलब जुड़ जाता है यहाँ पर, और ऑक्सीजन का निष्कासन मतलब ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है मतलब हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, इसी को अवकरण कहते हैं। अगर उदाहरण में देख लें तो हम लोग H2 को Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, H2 को Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बन के निकलता है 2HCl। क्या निकलता है, 2HCl। अगर इसी तरह हम 2H2 को O2 से अभिक्रिया करा दे, 2H2 को प्लस O2 से अभिक्रिया करा दे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2H2O।
2H2O बन जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन संयोग कर रहा है, यहां पर हाइड्रोजन संयोग कर रहा है और यहां पर ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यही ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम लोगों ने रसायन शास्त्र के पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरणों में जितने भी प्रमुख अभिक्रियाएं दी थी सभी को आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। अधिकतर क्वेश्चन अभिक्रियाओं से आते हैं, वह आता है संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के अंतर। तो आइए देखते हैं इस अंतर को, ये अंतर क्या होता है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में। सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया में। तो संयोजन अभिक्रिया में कहता है संयोग होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में कहता है इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी यौगिक के बड़े अणु दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, यौगिकों में टूट जाते हैं। यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। इसमें मिलकर बनाते हैं, इसमें टूटकर बनाते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं, दूसरा अंतर क्या है, तो इसमें पदार्थ का संयोग होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें पदार्थ का संयोग होता है, संयोग मतलब मिलना होता है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें पदार्थों का वियोजन मतलब अलग होना होता है, टूटना होता है। इसमें पदार्थों का वियोजन होता है। तीसरा अंतर देखते हैं, तीसरा में क्या होगा, अगर हम यहां पर दो पदार्थ मिलाते हैं A प्लस B, तो यह AB मतलब दूसरे नए पदार्थ का निर्माण करता है सामान्यतः। अगर इसमें देखें AB एक बड़े यौगिक है, यह टूटकर दो पदार्थ बनाते हैं। ये अंतर बेसिक अंतर है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। में मजा आया हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो वीडियोस पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।